पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स। संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे चलेंगे और हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ करा रहे थे। हमने आपको पहले उस पर लेक्चर दिया, उसके फाउंडेशनल आस्पेक्ट वो बहुत डीपली कवर किया। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बहुत ही डिटेल में 2 रेमेडीज़ क्लियर कराई। जिस लेवल पे हम आज की डेट में लेक्चर कवर कर रहे हैं, उस डेप्थ से अगर हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट की जितने डीप आर्टिकल्स छपते हैं पॉलिटी के सेंस में, उन्हें समझने में हमें डिफ़िकल्टी है। और यदि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई पर्पज़ नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि पहली दैट इज़ हेबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडामस के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे प्रोहिबिशन, सर्शियरी और कोवरेंटो। अगर हम बात करें प्रोहिबिशन की तो अपने नाम से ही ये बहुत सी चीज़ों को प्रमाणित करती है। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। मैंने बताया था कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक तरह से लातिन शब्द से आती हैं, लातिन भाषा के शब्द हैं ये, और उसमें इसका मीनिंग है टू फॉरबिड, रोकना, प्रोहिबिट करना। किसे रोकना है, कैसे रोकना है, ध्यान से समझे। पहला सवाल है कि कौन रोक रहा है, तो रोक रहा है हायर कोर्ट्स। किसको? टू द लोअर कोर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए, बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स। हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को रोक रहे हैं। किस बात से रोक रहे हैं? देखिए, अगर आप हमारे जुडिशल सिस्टम की बात करें तो उसमें एक खूबसूरती है। खूबसूरती ही इसलिए रखी गई है कि वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी वर्ड जैसे ही आया तो ये 2 रिट्स यानी कि प्रोहिबिशन और सर्शियरी एक्टिवेट हो गई। अगर जुडिशरी इंटीग्रेटेड ना होती तो ये रिट्स नहीं आ सकती थी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है हायरार्की है। जुडिशल सिस्टम एक हायरार्किकल जुडिशल सिस्टम है, इसे आप ऑलवेज ध्यान में रखना। और इस हायरार्किकल जुडिशल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें फिर हायर कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स को कमांड्स देने की अनुमति है। तो हायरार्की है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है सिस्टम, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है सिस्टम। हायरार्किकल सिस्टम इसलिए बनाया गया था, उसका रीज़न ही ये था कि पहला सिस्टम तो यहाँ पर ये इस्टेब्लिश होता है कि जस्टिस डिले ना हो, जस्टिस डिले ना हो, जस्टिस रीच में हो आपकी। उसके लिए देखिए लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिसे आप रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। ये पर्पज़ ही ये है कि जस्टिस आपकी रीच में हो, जस्टिस सिस्टम डिलीवरी बेटर हो, जस्टिस डिले भी ना हो, है ना। लेकिन ये सिस्टम तो पूरी तरह से बोगस हो जाए अगर हमें रेक्टिफिकेशन और रेमेडियल स्टेप्स ना दिए जाएं, हमारे ग्रीवेंसेस को फर्दर आउटलेट्स ना दिए जाएं। जब तक ये प्रमाणित ना हो जाए कि किसी भी तरह से पूरी तरह से नॉन प्रेजुडिस्ड, न्यूट्रल, बैलेंस्ड एंड नेचुरल जस्टिस का कोर्स फॉलो होते हुए करेक्ट जजमेंट आई है, इसके लिए वी नीड टू इंड्यूस मैनी चेक्स, मैनी बैलेंसेस एंड फर्दर स्टेप्स। तो hierarchy is there. So further there are sessions courts in the criminal cases. There are high courts. You can go to the high court, but you need to follow the hierarchy first. Appellate jurisdictions are there. Then you need to go to the Supreme Court. In every court, like in the district court, there is a sessions judge bench, and in the higher courts there are different judges bench, the single judge bench, the double judge bench, the triple judge bench. In the court in itself there is a hierarchy. सिंगल जज, डबल जज, ट्रिपल जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच क्या कहते हैं कि इंटर रिलीजन मैरिजेस जो हैं वो जबरन इस तरह से नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो जजमेंट आया दोबारा 2 जजेस बेंच का, उन्होंने कहा कि अपना पार्टनर चुनना इज़ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और उसमें इंटर रिलीजन मैरिज अगर दोनों वयस्क हैं, दोनों अडल्ट हैं, तो कोई पर्पज़ ही नहीं बनता, कोई इशू ही नहीं है। तो लव जिहाद का जो झंडा झुलाया जा रहा था 2-4 दिन से, वो फिर ठंडा हो गया। सेम ही कोर्ट में सेम ही लेवल पर जजमेंट को रेक्टिफाई कर दिया। हायरार्की है। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि अगर सिंपल सिंगल जज बेंच होता और आगे के जजेस का बेंच ही ना होता तो क्या आपके साथ जस्टिस हो पाता? क्या ये पूर्णतः स्थापित हो पाता कि हाँ जो निर्णय लिया गया सही लिया गया? तो आगे के जजेस भी, बेंचेस भी थे। अगर अच्छा सोचिए कि सीधा सेकंड और थर्ड जज बेंच हो, आप कहें कि सर फिर फर्स्ट जज बेंच की ही कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या आप इतनी ईजिली सेकंड और थर्ड जजेस बेंच को अप्रोच कर सकते हैं? नंबर ऑफ जजेस कितने कंज्यूम हुए एक ही बेंच पे? सिंगल की 3 बन जानी थी बेंचेस, अब 3 जजेस की एक ही बेंच बनी है, तो कितने नंबर ऑफ जजेस कंज्यूम हो गए? क्या हमारे पास इतनी मशीनरी ऑलवेज रहेगी कि स्टेट अफोर्ड कर पाए
क्या इतना सिस्टम रहेगा तो फिर तो जुडिशरी रीच ही नहीं हो पा रही, जस्टिस ही नहीं हो पा रहा फिर तो। और दूसरी बात, रेक्टिफिकेशन का स्कोप आता है जब नीचे से चीज़ें ऊपर की ओर आती है। सिंगल जज बेंच ने डिसीजन दिया तो उसके पॉइंट्स आए, कंसिडरेशंस हुई, फिर रेक्टिफिकेशन आई सेकंड जज, 2 जजेस बेंचेस से। समझिए बात को। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया चलती है। और इस पर भी अगर हाई कोर्ट में भी किसी तरह से डिसीजन फाइनली आ गया, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, स्टिल एवरीथिंग इज़ देयर, सिंगल डबल ट्रिपल इस तरह से बेंचेस वहाँ पे बनते रहते हैं। तो वहाँ पर भी यही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का बेंच है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को रेक्टिफाई करता रहता है आगे आगे आने वाले समय में। ये सिस्टम ऑफ हायरार्की है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, ऊपर से नीचे तक आप आ रहे हैं जुडिशल सिस्टम में। इसमें फिर ये तो क्लियर है ना कि जुरिस्डिक्शन है, हर कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन है। आप हो सकता है ना उस जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर गए हैं, आपकी कैपेसिटी में ही वो नहीं था, आपके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं था, आप वो काम कर गए, या जुरिस्डिक्शन था लेकिन एक्सीड कर गए। ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि नहीं? आपको राइट ट्रैक पे, राइट पाथ पे रखने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर हायरार्की है तो फिर तो ये करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए किसी को ऑथोराइज़ करना भी ज़रूरी है, और वही ऑथराइजेशन यहाँ पर आ रही है। तो आप देखें प्रोहिबिशन यहाँ पर है, बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर का मतलब यहाँ पर लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स, टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और usurping अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। जो जुरिस्डिक्शन उसके पास है ही नहीं, वो उस जुरिस्डिक्शन के क्षेत्र में काम कर गया, निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दी। तो हायर कोर्ट आपने जजमेंट, उस कोर्ट ने जजमेंट दे दी। आप मुझसे जजमेंट लीजिए कि सर आईएएस की तैयारी बताइए, तो मैं आपको जजमेंट दे रहा हूँ कि ये तैयारी है। आप मुझसे जजमेंट लीजिए सर गेट की तैयारी बताइए, अब मुझे पता ही नहीं है गेट की तैयारी का, मेरे एरिया में ही फॉल नहीं कर रही, मेरी मास्टरी नहीं है, मैं कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ उसमें, और मैं उस पर भी आपको गाइड दे रहा हूँ। तो आपके साथ जस्टिस होगा? मेरी जजमेंट क्या वो एप्ट है, क्या कॉम्पिटेंट है? नॉट एट ऑल। तो अगर आपका जो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ये भी तो देश के साथ नुकसान होता। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द रीज़न बीइंग कि वो गारंटर हैं फंडामेंटल राइट्स के और डिफेंडर हैं, इसलिए हुए ना, वो कॉम्पिटेंट है, ये प्रूवन है। और उनकी कॉम्पिटेंसी प्रूवन है वहाँ तक पहुँचने के चैनल से। आप कितने साल लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में लॉयर रह रहे हैं या जजेस रह रहे हैं, तो आप जा करके वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले आप आइए मेहनत करके हायर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट से पहुँचिए सीधा सुप्रीम कोर्ट, तो इतना समय है। तो फिर इट इज़ प्रूवन कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा हायर कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो जहाँ पर बात कॉम्पिटेंसी की आ जाती है, वहाँ पर बात जुरिस्डिक्शनल डिमार्केशंस की आ जाती है। और अगर आपकी रीच में, आपकी कॉम्पिटेंस में जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उसको असर्व कर रहे हैं, तो ये भी देश के साथ अन्याय होगा। इसको जस्टिस नहीं कहा जाएगा। समझ आई बात? क्योंकि मैटर उनकी समझ के परे का था। इस चीज़ को समझिए। जैसे एक ज़माने में 1986-87 की बात करें तो अयोध्या के ऊपर तो कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया था, फैज़ाबाद कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि किबाड़ खोल दिया जाए, दरवाजे खोल दिए जाए मंदिर के, तो वो तो दे दिया था। लेकिन फिर आगे फर्दर हायर कोर्ट्स ने उस पर स्टे लगाया, और फिर यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका था इस पर 2010 में, फैसला एक बार आ चुका था इस पर, लेकिन वो भी नहीं आगे चला। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का अब जो डिसीजन आया, आप देखिए कितनी पीसफुली उन्होंने, कितना टर्बुलेंट इशू जो है वो सेटल कर दिया। तो कॉम्पिटेंस का ही मैटर दिखा ना। फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर ऊपर अपन पहुँचे सुप्रीम कोर्ट तक, कितना डिफरेंस नज़र आया। समझिए इस बात को। तो जुरिस्डिक्शन में आपके होना ज़रूरी है, इसलिए कोई ना कोई हायर अथॉरिटी होनी ज़रूरी जो आपको गाइड कर सके। इसलिए लोग ये वहाँ तक जाते हैं कि सर ये इनके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं था, इन्होंने हमें ये जजमेंट दिया है, इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। और या फिर इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है, जुरिस्डिक्शन में था बट देर एक्सीडिंग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे जुरिस्डिक्शन में पीसीएस तो है, सिविल सर्विसेज का एक एस्पेक्ट है पीसीएस, लेकिन मैं आईएएस पे भी देने लगा गाइडेंस, तो वो मेरे लिए जुरिस्डिक्शन तो है लेकिन एक्सीडिंग है, या जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, मैं अजब कर गया। इस चीज़ को रेक्टिफाई करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने रोका, तो देखिए मैंडामस कह रही है कि एक्टिवेट हुई है, टू डू एक्टिविटी, लेकिन दूसरी तरफ प्रोहिबिशन कह रही है टू डू इनएक्टिविटी।
प्रोहिबिशन इनएक्टिविटी को प्रमोट कर रही है, मैंडामस एक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। ये बात सही है कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसके अगेंस्ट हो सकता है ये? अब देखिए, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट, तो कोर्ट वर्ड तो वहीं पर आ गया है, लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल। तो ये जुडिशियल और कॉसी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है। कॉसी जुडिशियल बॉडी होती हैं जिनके पास, देखिए जुडिशियल बॉडी है एक तरफ, वो तो आपको पता ही है जुडिशरी है। कॉसी जुडिशियल बॉडी है, जैसे मान लीजिए टैक्सेस लगा रहे हैं, टैक्सेस लगाने की जिम्मेवारी है, उन टैक्सेस के ऊपर एक लेवल पर सुनवाई करने की, दंड देने के भी प्रावधान उनके पास है। सो दे आर नॉट फुली जुडिशियल बट दे आर कॉसी जुडिशियल बॉडीज़। ओके, तो इस तरह से काफ़ी तरह की कॉसी जुडिशियल बॉडीज़ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती रहती हैं। उनमें से एक कॉसी जुडिशियल बॉडी के तौर पर फाइनेंस कमीशन भी एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? अब ये जुडिशियल एंड कॉसी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट मिलता है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एक्शन हुआ है, उसके खिलाफ ये नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो कॉसी जुडिशियल के खिलाफ है, लेकिन ये किसके खिलाफ नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। समझ आई? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो ये उसके खिलाफ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन के ऊपर इसका चेक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का किसी तरह से कोई इन्फ्रिंजमेंट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से, इट इज़ डिफरेंट मैटर, वो प्रोहिबिशन में कवर नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि जुडिशरी इज़ नॉट अलाउड टू प्रोहिबिट एडमिनिस्ट्रेशन टू डू देयर वर्क्स। प्रोहिबिट नहीं कर सकते, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आर द important part of the executive. Executive, it is the somewhere council of minister. Executive is the government, sarkar, and it is being formed by the majority political party in the Lok Sabha. और लोकसभा में वो आए हैं जनता के इलेक्शन फेस करके। तो अब आपने इतना लंबा टंटा सेट किया, जनता के नुमाइंदे बन करके आए, चुनाव फेस किए, सब किया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फॉर्म में आए और सारा लेजिस्लेचर में जो लॉज बने हैं, यानी कि वहाँ पर है कानून विधान पालिका, अब वहाँ पर सारे, और कार्यपालिका मैंने एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के तहत वो सारे विधान ज़मीन पर आएंगे और वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और उसको अगर जुडिशरी ही प्रोहिबिट करना शुरू कर जाएगी तो यूटिलिटी क्या रह जाएगी? लेजिस्लेचर की, यानी कि पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की। बताइए, हमने तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें तो सबको लैप्स ही हो जाएगा। Then the administration will directly come under the system of the judiciary. Then they will take commands from the judiciary, not from the executive. What will be the purpose of the prime minister and the council of ministers or the ministries or the portfolios? Not good. Okay, so prohibition in administrative authorities पे लागू नहीं हो रहा है, legislative bodies पे लागू नहीं हो रहा है। legislative body को कैसे prohibit कर देंगे कानून बनाने से भाई? हैं? करके दिखाओ, लॉजिक बताओ इसका। लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसने कोई कानून बनाया है, अगर वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, अल्ट्रा वायरस लग रहा है, आर्टिकल 13 के तहत आप आइए, आप देखिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर नहीं बन रहा है, वो बेसिक फीचर को हार्म कर रहा है, तो आप उसको निरस्त कर दीजिए। लेकिन बन तो जाते हैं ना कानून, आप उसे रोक तो नहीं सकते ना, प्रोहिबिट तो नहीं कर सकते, किसी तरह से काम करने से या किसी तरह की प्रक्रियाओं को एग्जीक्यूट करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रांगली एक कंसेप्ट किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है हमारी कंट्री का। जुडिशरी को इनसे अपन ने अलग रखने का काम किया। आई बात समझ में? तो वो नहीं कर सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़ को प्रोहिबिट थोड़ी ना किया जा सकता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन की रिट के तहत ये नहीं आता है। आई बात समझ में? अब प्राइवेट इंडिविजुअल कोई कुछ भी कर रहा है, सपोज़ कीजिए, तो उसमें ये देखा जाएगा ना कि आपके किसी तरह के अधिकारों का हनन कर दिया अगर उस पर्सन ने, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने, तो जो राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिले हुए हैं, आपके अधिकारों का वो पर्सन हनन कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट उसको, उसके एक्शन को ख़त्म करेगा किसी न किसी तरह। रिट पिटीशन इशू करेगा, जैसे हैबियस कॉर्पस इशू किया था मैंडामस के तहत हम देख रहे थे, पर उसमें पब्लिक अथॉरिटीज़ था, उसमें अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक रोल प्ले कर रहा है तो उसको भी कमांड जाएगी। लेकिन प्रोहिबिशन किसी प्राइवेट पर्सन पे, बॉडीज़ पे, तो मुझे प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? आई एम अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ प्राइवेट बॉडी। ओके, तो मुझे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम्हारा जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा तुम एक्सीड कर गए या तुमने किसी का जुरिस्डिक्शन असर्व कर लिया, तो मेरा तो ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। समझ आ रही बात?
तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट बॉडीज़ को हम इस रिट का इशू करा के हर रोज़ परेशान नहीं करा सकते, क्योंकि इस तरह से उनका कोई जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं है। उनका सिस्टम यही है कि वो लॉफुली काम कर रहे हैं कि नहीं, वो लीगली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी तरह से स्टेट मशीनरी के तौर पर परिभाषित ही नहीं किया जा रहा है। और जब वो स्टेट मशीनरी के तौर पर नहीं है तो फिर उनकी डिमार्केशन नहीं है। जब डिमार्केशन नहीं तो जुरिस्डिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र कहाँ से पता चलेंगे, और जब अधिकारी क्षेत्र नहीं है तो उनको रोकेंगे किस आधार पर, समझ आई? उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ ऑफ द लैंड है, वो कानून से चल रहे हैं कि नहीं ये देखा जाएगा, वो लीगल वर्क कर रहे हैं या इलीगल ये देखा जाएगा, लॉफुल है या अनलॉफुल है ये देखा जाएगा। कभी ये सुना है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहा था, ऐसा उसको किधर से मिल गया जुरिस्डिक्शन? जो जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा तो फिर वो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं रह जाएगा। जुरिस्डिक्शन लेने के लिए तो इतना जोर मार रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो। आज में और एग्जाम क्लियर होने वाले के बाद वाले पर्सन में फ़र्क क्या रह जाएगा? अभी आप जुरिस्डिक्शन लेस हो तब आपके पास एक जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, तब आप आंसरेबल हो जाएंगे। अभी तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है आपका, समझ आई बात? अभी तो ऐसे ही घूमते रहते हो किधर भी। आपको अब आपको सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो उस मोहल्ले की लड़कियां ना चेंड जा, तेरा उधर जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, उधर दूसरे का इलाका है ना, और आप कहीं और उधर से उनके माता पिता के आप प्रोहिबिशन की रिट इशू करा देगी, इसको देखिए इसका जुरिस्डिक्शन हमारे इलाके में नहीं बनता, हमने घर बदल लिया इसके घर के आसपास से। ये ओवर रीच कर रहा है अपने जुरिस्डिक्शन को, ये एक्सीड कर रहा है अपने जुरिस्डिक्शन को, या असर्फ कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब कोई और भी उधर गेड़ियाँ मारने आता, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए कि सर देखिए इसका जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनता, ये असर्फ कर गया, ये तो मेरा इलाका बनता था। ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये सारे ही गेड़ीबाज जो हैं ये गैर कानूनी, इनको पकड़ के अंदर डाला जाएगा। लेकिन ऐसी कोई रिट पिटीशन नहीं इशू करा सकते प्रोहिबिशन की। गेड़ियाँ मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं अगर लोगों को, वैसे उनकी गेड़ियाँ मारने में इनकी आज़ादी है, उनको नहीं रोक सकते। हाँ, अगर बुलेट की ढोलकियाँ निकल के ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन के तहत पकड़ो। और अगर आने वाले मतलब वहाँ लोगों को असहज महसूस करा रहे हैं और फिर वो जो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं 3 मिनट से ज़्यादा, वो कभी हिमांशु ने कंसेप्ट सिखाया था ना, अगर सर 3 मिनट से ज़्यादा देख लो किसी को तो केस बन जाता है। 3 मिनट से ज़्यादा किसी को घूर के देख रहे हो या किसी तरह कमेंटिंग कर रहे हो, किसी तरह से कुछ भी कर रहे हो, मतलब वो मेंटली परेशान हो गई आपके देखने से, तो केस बनेगा, वो अलग है। लेकिन वो रेट लगाने नहीं जा सकती कि सर इसको प्रोहिबिट कर दो, ये प्रोहिबिट करो इसको कॉलोनी में आने से, इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समझ में आ गई बात? प्राइवेट इंडिविजुअल का कुछ है ही नहीं, बस जिसका दिल कर रहा है वो लॉकडाउन लगा रहा है, जिसका दिल कर रहा है कर्फ्यू लगा रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो कुछ भी नहीं लगा रहा है, कहता निकलने तो प्राइवेट लोगों को बाहर, इनके देखते हैं इनका कितनी प्राइवेसी रहती है। बताओ प्राइवेट लोगों की भी हालत क्या है। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए तो प्राइवेट ऑर्गन भी नहीं रहने देते। प्राइवेट लोगों का कुछ है ही नहीं यार, है ना। जुरिस्डिक्शन जब तक नहीं है, सही सलामत हॉस्पिटल से भी वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं लग रहा है। ऐसा दंत कथाओं में कहा जा रहा है, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ ऑर्गन निकाल लेते, ऐसे खबरें बता रही, सूत्र। आगे देखो यार, अगली रेट, ये रेट अच्छी लगी कि नहीं? ना होती तो भी तो देश चली ही जाता। चला के देख लेते तो पता लगता। जब लोअर कोर्ट्स आपको ऐसे ऐसे फैसले देते ना, तो आपकी जान तिलमिला जानी थी कि तुम्हारी कॉम्पिटेंस में ये फैसला देना था भाई, जो तुम ये निर्णय दे करके बैठ रहे हो। तो तब आप हायर कोर्ट्स के पास जाते, और हायर कोर्ट्स फिर तब आपको कहता कि लोअर कोर्ट में गए थे, आप कहते हैं हाँ वो फैसला दे दिया ना उसने, हाँ चलो घर जाओ फिर। तो आप तब कहते कि नहीं सर, ये मेरा अधिकार बनता है कि आप मेरा केस लें, आपकी ये डिस्क्रिशन नहीं है जी, ये मेरा राइट बनता है कि आप मेरा केस ले। पूछे क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये फॉल नहीं करता था, उसने फिर भी इस पर निर्णय दिया है, आप लीजिए इसको। देन द कोर्ट विल प्रोहिबिट, हायर कोर्ट विल प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट, कि आप इस मामले से रिलेटेड इन मुद्दों पे तो जिरहा कराइए और डिसीजन दे दिए, लेकिन ये मुद्दे आपके कॉम्पिटेंस से बाहर है, इस पर आप बात नहीं करिएगा, वो हम डील कर लेंगे। ओके, यहीं से फिर आती है फोर्थ रिट, सर्चियोरारी। जैसे ये जो है ये तो प्रिवेंट कर रही है। अब फिर भी प्रिवेंशन तो एक चीज़ होती है यार, कभी कोई प्रिवेंशन जिंदा रहा है क्योर के बिना? प्रिवेंशन हमने बहुत किया, लॉकडाउन एक प्रिवेंशन था, है ना, और कर्फ्यू ये प्रिवेंशन थे, बट एट द एंड तो क्योर ही हुआ। हमने कितनी अनाउंसमेंट चलाई मोबाइल पे, कोविड-19 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पता नहीं कौन सी, तो वो हुआ, तो क्योर भी है, और वो है सर्चियोरारी। एक बार अब डिसीजन ले लिया है किसी कोर्ट ने, या किसी लेवल पे जजमेंट दे दिया, उसको अपन को निरस्त करने का भी तो कोई आउटलेट चाहिए ना। अब लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट कहे ये ना करी, उतने में कहे हो गया,
ऐसे हम कई बार कहते हैं ना, अब तो हो गया यार, तो अब ऐसे बैठा हुआ हायर कोर्ट, और वो आदमी फरियादी पहुंचा, कहता सर क्या हुआ, तुमने 5 मिनट आने में देरी कर दी, नो मोर। तो ऐसा तो नहीं चल सकता देश, वो तो क्यों, तो कहे वो तो उसने कर दिया, फैसला दे दिया, तो कहेगा सर आगे का भी कुछ ठीक कर दीजिए आप उस फैसले को, तो ठीक भी तो करना है ना, क्योर करना है ना। तो इसलिए फिर आती है ये सर्टियोरारी, बोलने मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सर्टियोरारी, ठीक है। ये क्या कह रही है, टू सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म्ड, टू सर्टिफाइड टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब अभी समझ आ जाएगा। ये भी बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स है। क्या है, टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग टू इटसेल्फ। अगर यहाँ पर हायर कोर्ट चाहे तो जो लोअर कोर्ट के पास केसेस पड़े हैं, ये उन केसेस को अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है, और जो लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर्स आए हैं ये उन ऑर्डर्स को स्क्वैश कर सकता है। टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस, पहले उस केस को अपने पास बुला लिया और ऑर्डर ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया, ये ताकतें होती हैं। ये किन ग्राउंड पर होगा, फिर से वही, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, आपका ज्यूरिसडिक्शन तो बनता ही नहीं था, या आपका ज्यूरिसडिक्शन था आपने एक्सीड कर लिया, तो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, और एरर ऑफ लॉ, ठीक है। कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वो डिसीजन देते हैं, अब हमने देखा कि यार लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया बट ये इसकी कॉम्पिटेंस से बाहर था, कॉम्पिटेंस से बाहर था। ये कैसे हुआ कॉम्पिटेंस से बाहर, कॉम्पिटेंस से बाहर ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट ने लॉ बना करके उस कोर्ट को ऑथोराइज कर दिया, इस मामले में ज्यूरिसडिक्शन दे दिया, ठीक है। नए कोर्ट्स बनाने, ज्यूरिसडिक्शन, ये सारा सेटलमेंट दो है, इट इज़ रिलेटेड विद द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, लॉ बना करके इस लॉ में हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी ऑथराइज्ड बना दिया कि अब आप भी निर्णय दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो जो लॉ है जिसके तहत वो कोर्ट को ऑथराइज कर दिया गया, ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया, पता लगा कोर्ट ये महसूस कर पा रहे हैं हायर कोर्ट्स की तो इनके कॉम्पिटेंस से बाहर के मैटर हैं, तो यहाँ पर तो इनकी चलो इन्होंने एक्सीड भी नहीं किया ज्यूरिसडिक्शन को, इन्होंने लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं था, ज्यूरिसडिक्शन में था और वो एक्सीड भी नहीं हुआ, बट ये लॉ में ही एरर है, इनका ज्यूरिसडिक्शन बनना ही नहीं चाहिए था। ये भी तो एक सिचुएशन बन सकती है ना, लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को कह सकता है कि सर मेरी प्रॉब्लम, मेरी गलती किधर है, मैं ऑथराइज्ड हूँ, देखिए एक तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कंडीशन नहीं बनती, फिर मुझे जितना ज्यूरिसडिक्शन दिया मैंने उसी में निर्णय लिया, मैंने एक्सीड भी नहीं किया, तो फिर भी हमें अगर लग रहा है, फील हो रहा है कि इसे रेक्टिफाई करना बनता है, तो देन वी विल से इट इज़ अ काइंड एरर ऑफ लॉ, इसको ठीक करना है अपन को। आई बात समझ में, तो उसके तहत ये हो सकता है। यहाँ पर मैंने इसलिए, तो ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। पहले ही आप प्रिवेंटिव है कि आप रोक रहे हैं कि ये ना करें, रोकने का मतलब यहाँ पर इसलिए मैंने कहा टू बी सर्टिफाइड,